दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां नाटक करने और नाटक लिखने वालों की कई प्रजातियां पाई जाती है। सबसे पहली प्रजाति में वे लोग शामिल हैं जो आम आदमी के शोषण पर तब नाटक लिखते हैं या नाटक करते हैं जब उन्हें सरकार की तरफ से अनुदान हासिल हो जाता है। दूसरी प्रजाति में वे नाटककार शामिल हैं जो आत्ममुग्धता का शिकार होते हैं और हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि उनका लिखा हुआ बगैर किसी हलचल के चुपचाप कहीं फांसी लगाकर मर गया है। एक सबसे बड़ी प्रजाति वह भी होती है जो भारत भवन या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ध्यान में रखकर ही खुद को प्रोजेक्ट करती है। कॉफी के कप में सिगरेट की राख को झाड़कर आकाश की ओर ताकने वाली ऐसी प्रजाति को सौंदर्य और कला शास्त्र का ज्ञाता यानी क्लासिक जोन का नंबरदार भी समझा जाता है। दोस्तों आज हम आपको संभ्रांत तमाशों से दूर रहने वाले छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाटककार प्रेम साइमन के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रेम साइमन मानते थे कि असली नाटक वही होता है जो जनता को लामबंद करने के लिए खेला जाता है। 15 जून 1945 को छत्तीसगढ़ के महासमुंद में जन्मे प्रेम साइमन प्रेम मसीह साइमन के सबसे बड़े बेटे थे। साइमन का जीवन बेहद गरीबी में गुजरा था। उनके पिता ने साइमन की माता बेलाबाई साइमन के नाम से दुर्ग के सिकोला भाटा में एक गैरेज खोला था। बेलाबाई अक्सर बीमार रहती थी, सो इलाज में रुपयों पैसों की खर्च की वजह से जल्द ही गैरेज बंद हो गया। परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए साइमन ने महज 14 साल की उम्र में एक पंचर की दुकान खोल ली थी। वे दिन भर लोगों की गाड़ियों में हवा भरते और हवा भरते भरते ही अपनी कविताएं सुनाया करते थे। जल्द ही पंचर की दुकान पर भी ताला लग गया। कविता कहानी लिखने और रात रात भर घर से गायब रहकर गांव में नाचा देखने का परिणाम यह हुआ कि एक रोज उनके पिता ने बुरी तरह फटकारा और रोजगार खोजने की चेतावनी दे डाली। दोस्तों महज 17 साल में साइमन को भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी मिल गई। नौकरी मिल जाने के बाद आर्थिक कठिनाइयों से थोड़ी निजात मिली तो फिर भीतर का लेखक परवान चढ़ता चला गया। प्रेम साइमन ने अपने 64 साल के जीवन काल में इतना ज्यादा लिखा कि इसका कोई ठीक ठाक रिकॉर्ड किसी के पास मौजूद नहीं है। किसी रंगकर्मी के पास एक स्क्रिप्ट है तो किसी के पास दूसरे स्क्रिप्ट का पन्ना भर उपलब्ध है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसे रंग संस्थाओं और जनता को समर्पित कर दिया। सबसे अच्छी बात, उन्होंने अपने नाटकों की स्क्रिप्ट कभी अपने पास नहीं रखी। आखिरी तक वो अपना लिखते थे और खेलने वाले कलाकारों को दे देते थे। यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ कि अरण्य अर्थ की जो स्क्रिप्ट थी, उन्होंने जो सिगरेट के पन्ने होते हैं कवर उसका, उसमें लिख के इकट्ठा करके ला के दे दिया और बोले अब इसको लिख लो। तो साइमन जी बहुत निर्णय आदमी थे। हमने कबीर को तो नहीं देखा पर हमने कबीर के रूप में साइमन को जरूर देखा। साइमन ने छत्तीसगढ़ी फिल्म और टेलीविजन के लिए पटकथाएं लिखी तो रंगमंच के अव्यावसायिक कलाकारों के लिए भूख के सौदागर, ताज के आंसू, मुर्गी वाला, विरोध, राजा जिंदा है, हम क्यों नहीं गाते, अरण्य गाथा, पेंशन, भविष्य, झड़ीराम सर्वहारा, घर कहाँ है जैसा जानदार और शानदार नाटक भी लिखा। जब देश के अलग अलग हिस्सों में उनके नाटकों की गूंज हो रही थी तभी एक रोज क्रिसमस के दिन था जिस समय अमोल पालकर जी उसके घर में आए थे। मैं बहुत छोटा था, मैं उस समय अमोल पालकर जी को नहीं जानता था। मैं उस समय क्रिसमस में सजा रहे थे 12 बजे रात को, 12-1 बजे रात को घंटी बजा और मुझे नहीं पता था अमोल पालकर जी आया। तो बोला साइमन जी से मिला, उसको भगा दिया था कि पापा सो रहे हैं, बाद में आना, फिर उसके बाद करते बोलते। तो उसको बोलो अमोल पालकर आया है, एक बार बोल तो दो बोलते। फिर जाके पापा को बताया मैं कि कोई अमोल पालकर आया है, मेरे समझ में नहीं आता, कौन है, मेरे समझ में नहीं आता बोलते। उसके बाद उठे साइमन जी तो फिर मेरे को गाली दिया, 2 थप्पड़ मारे भी। अमोल पालकर जी एक तो मुर्गी वाला एक नाटक था तो उसको लेने आए थे कि मैं जाके बॉम्बे में खेलूंगा बोल। दोस्तों साइमन को आंदोलनकारियों की आवाज को बुलंद करने वाला नाटककार माना जाता है। देश के मशहूर श्रमिक नेता शंकर गुहा न्योगी उनके गहरे दोस्त थे। कहा तो यह भी जाता है कि दोनों दोस्तों ने अपनी जवानी के बेशकीमती दिनों में कभी राजरा की खदानों पर साथ साथ कुदाल चलाया था। नियोगी श्रम की वाजिब कीमत के लिए संघर्षरत थे तो साइमन भी खोज रहे थे कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का घर कहाँ है। साइमन अगर चाहते तो मुंबई जाकर भी अपने काम का जलवा जलाल दिखा सकते थे,
लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ को छोड़कर जाना जरूरी नहीं समझा, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें छत्तीसगढ़ की माटी से गहरा लगाव था। प्रेम भैया को छत्तीसगढ़ी फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में भी अवसर प्राप्त हुआ, जिनमें उनके मित्र संजय बत्रा और कादर खान थे। और कादर खान अक्सर उन्हें उनके बर्थडे पर 15 जून जो मेरे साथ ही उनका आता था, उस पर भी उनको कार्ड भेजते थे और अक्सर उन्हें फ़ोन किया करते थे कादर खान। और वो फ़ोन रखते नहीं थे, तो मेरा नंबर उन्होंने दे रखा था, तो कई बार मेरे नंबर पे फ़ोन आता था तो मैं भैया से बात करवाता था। लेकिन जैसे कि बम्बई की उनको ऑफर मिला, जैसे मुंबई की लेखन पद्धति है कि बैठ के लिखना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, भैया इससे सहमत नहीं थे कि मैंने एक बार लिख दिया तो लिख दिया। दोस्तों, अपनी भावना और सम्मान के चलते कुछ लोग प्रेम साइमन को साईं जैसा मन रखने वाला मानते हैं, जबकि साइमन का एक अर्थ होता है सुन रहा हूं मैं। साइमन के भाई सिरिल साइमन कहते हैं, जीसस के 12 शिष्यों में से एक शिष्य का नाम सिमोन था, जो आगे चलकर साइमन हो गया। चाहे जो भी हो, यह तो साफ है कि साइमन का संबंध उस साइमन कमीशन वाले सर जॉन साइमन से नहीं था, जो वर्ष 1928 में भारत को बर्बाद करने के लिए आया था। प्रेम साइमन के पूर्वजों ने ईसाई धर्म को अंगीकार अवश्य किया था, लेकिन साइमन सभी धर्मों की अच्छी बातों का दिल से सम्मान करते थे, मगर जो बात उन्हें खराब लगती थी उस पर व्यंग करने से भी नहीं चूकते थे। साइमन ने अपने नाटक अरण्य गाथा और हम क्यों नहीं गाते में भगवान राम और कृष्ण को सड़ी गली व्यवस्था के आगे पूरी तरह से बेबस और मजबूर दिखाया था। जब ये 2 नाटक लिखे गए तब भक्तों की प्रजाति पैदा नहीं हुई थी, इसलिए उतना बवाल भी नहीं मचा। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई भक्त इन 2 नाटकों को देख लेगा तो यह तय है कि वह साइमन को देशद्रोही कहने से भी नहीं चूकेगा। साइमन के नाटकों की एक खास बात यह भी थी कि उसमें जन की भाषा के साथ साथ जन की भावना भी लिपटी हुई रहती थी। नाटक के संवाद सीधा दिल तक उतरते थे। प्रेम साइमन के लगभग मैंने सारे नाटकों का मंचन किया है, नुक्कड़ नाटकों का और मंचीय नाटकों का। और मेरे गुरु रामेंद्र तिवारी और हम दोनों ने ही मतलब जो है साइमन के बारे में बहुत सारा काम किया। तो मुझे जो एक बात समझ में आई वो ये कि साइमन जी जो नाटक लिखते थे उसमें एग्जिट, एंट्री और तकनीकी पहलुओं का अद्भुत रूप से समावेश होता था, जिसका लाभ हम लोगों को मिलता था। और दूसरी बात थी उनके संवाद ऐसे होते थे कि जो सीधे दिल की गहराई में उतरते थे। तो एक निर्देशक के नाते मैं कहना चाहूँगा कि हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। उनके संवाद ही इतने सरल होते थे और चुभने वाले होते थे और कथ्य से लिपटे चिपटे रहते थे कि आदमी उनके संवादों पर ही जो तालियां बजाता था, लट्टू हो जाता था और श्रेय हम लोगों को मिलता था। दोस्तों, साइमन की रचना प्रक्रिया और उनके व्यक्तिगत जीवन को लेकर कई तरह के किस्से मशहूर हैं। साइमन ने अपने जीवन काल में एक आध बार ही कभी हीरो मैजेस्टिक नाम की कोई गाड़ी चलाई थी, अन्यथा ताउम्र वे साइकिल की ही सवारी करते रहे। वह भी उस साइकिल की सवारी जो अक्सर चोरी हो जाया करती थी। साइकिल चोरी हो जाने की घटना से परेशान होकर कुछ दिनों तक उन्होंने अस्थि पंजर निकली हुई साइकिल का इस्तेमाल भी किया, लेकिन जनाब, चोरों को उनकी साइकिल से विशेष तरह का लगाव था। चोर हर बार उनकी साइकिल को उड़ा लिया करते थे। साइमन सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसलिए परिवार की नाराजगी के बावजूद उन्होंने एक हिंदू लड़की राही यादव से शादी रचाई थी। राही यादव आगे चलकर राही साइमन बनी। बताते हैं कि महज एक किताब और लैंप पोस्ट की अंधी रोशनी के भरोसे उन्होंने 11वीं बोर्ड की परीक्षा पास कर ली थी, वह भी मेरिट में। उनके सामने जो कुछ भी होता था उसे पढ़ने से वे नहीं चूकते थे। एक ही क्षण में वे प्रेमचंद को पढ़ लेते थे तो दूसरे ही क्षण उनके हाथ में कर्नल रंजीत का जासूसी उपन्यास भी हुआ करता था। कभी चंदा मामा पढ़ लेते थे तो कभी लोट पोट पढ़कर अकेले में हंसा करते थे। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। सच कहें तो यह शेर साइमन पर पूरी तरह से फिट बैठता था। गांव गांव घूमना और दर दर भटकना उनकी फितरत में शामिल था। सो लोगों के मन को पढ़ने में उन्हें मास्टरी हासिल थी। सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, उनके परिवार वालों ने जब भी उन्हें देखा तो बस लिखते हुए ही देखा था। उनके एक अभिन्न मित्र आनंद तृप्त ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है, साइमन एक पहाड़ थे
रंगमंच के कलाकारों ने उस पहाड़ को खोद खोद कर अपने लिए नए नए कथानक निकाले। पहाड़ में हर रोज विस्फोट होता था। विस्फोट से रंगमंच और फिल्मों का संसार तो समृद्ध होता चला गया, लेकिन साइमन खोखला हो गया। हकीकत तो यही है कि उन पर लिखने का बहुत ज्यादा प्रेशर था। लोगों ने उन्हें कथानक और संवाद बनाने की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था। कई बार तो वे घर के किसी कोने में ही छिप जाया करते थे और लोग उनका लिखा हुआ पाने के लिए घर के बाहर इंतजार करते थे। एक बार उन्होंने छत्तीसगढ़ के एक बड़े राजनेता को जमकर फटकार लगाई थी। हुआ यूं था कि एक प्रोजेक्ट के लिए नेताजी को टीवी के सामने कुछ बोलना था। उन्होंने साइमन से संवाद मांगा। साइमन ने संवाद लिखकर दे दिया। कई दिनों की रिहर्सल के बाद भी जब नेताजी को संवाद याद नहीं हुआ तो साइमन ने कहा, अबे गधे के बच्चे, तू 4 लाइन का संवाद भी याद नहीं कर पा रहा है। कमबख्त, तू क्या खाकर अपनी जनता को याद रख पाएगा। अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिस पर आपको थोड़ा आश्चर्य हो सकता है। साइमन को दुनिया के हर जानवर से प्रेम था। गली मोहल्ले के सारे लावारिस कुत्ते उनकी प्रेम भरी फटकार का मतलब समझते थे। घर में बिल्लियां ही बिल्लियां थी तो मोहल्ले में इधर उधर विचरण करने वाला एक बैल यानी सांड भी उनका गहरा दोस्त था। जिस खिड़की के पास बैठकर वे लिखा करते थे वहां अक्सर सांड आ जाया करता था। एक तरह से सांड उनकी हर पहली रचना का पहला श्रोता था। दोनों के बीच कई कई घंटों तक बातचीत चला करती थी। घर के पिछवाड़े में जहाँ वे थोड़ी बहुत सब्जियां उगा लिया करते थे वहाँ उन्होंने एक जहरीले सांप को भी शरण दे रखी थी। इन प्राणियों ने कभी भी साइमन और उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। 3 मई 2009 को जब साइमन ने इस दुनिया को अलविदा कहा तब सारे जानवर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल थे। आसपास के लोगों ने इंसान तो इंसान जानवरों को भी रोते हुए देखा था। आदमी गाय इसलिए पालता है क्योंकि उसको दूध मिले, कुत्ता इसलिए पालता है कि उसके घर की रखवाली कर सके। लेकिन प्रेम साइमन को जितना मैंने नजदीक से देखा है कि करीब 3-4 साल उनके साथ मैंने कंटिन्यू काम किया है। उस बीच मैंने देखा कि उनके जब वो लिखा करते थे तो एक बैल उनके घर के सामने आया करता था और वो जब बैल आता था तो वो बार बार कोशिश करता कि घर के अंदर घुस जाए। क्योंकि जब वो घर के अंदर घुसता था तो हमको तकलीफ होती थी कि लिखने में प्रेम साइमन जी डिस्टर्ब हो जाते तो हम दरवाजा बंद कर देते। जब हम दरवाजा बंद कर देते तो बैल जो है वो खिड़की के सामने आ जाता था और वो कोशिश करता था साइमन जी से बात करने की और प्रेम साइमन जी उनसे बात करते थे कि रुक ना बेटा, यहाँ काबर रोथास, और रोते रहता था। तब फिर हम लोग से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई थोड़ा छोड़ दो इनको, 1-2 रोटी। और बैल सीधे घर के अंदर किचन तक जाता था और काकी मोटी मोटी 2 रोटी बनाया करती थी और वो 2 रोटी को खाया करते थे, वो बैल को खिलाया करते थे। उसके बाद फिर बैल वापस होता था और उनके घर में चारों साइड बिल्लियां पली रहती थी और वो बिल्लियों को ठीक 4 बजे बोलते थे कि मेरे को मछली लाना है और काकी मछली आने के बाद तल के उन मछलियों को उन बिल्लियों को खिलाया करती थी और उसके बाद उसके जो कांटे रहते थे उसको पीछे फेंक देती थी और शायद कुछ सांप लोग थे उसके लिए फेंका करती थी। तो मैं ये बोल रहा था ये तीनों जानवर ऐसे थे जिससे किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं हो सकता और वो इससे ये समझ आता है कि कितने सरल और कितने निस्वार्थ थे वो। पापा जानवरों से भी बहुत प्यार करते थे। मतलब उनमें इतना प्रेमी स्वभाव था और कहीं ना कहीं वो जानवरों की मुख भाषा को समझते थे। तो जो एक सांड था बड़ा सा, वो हमेशा आकर के पापा के पास ही खड़ा होता था और कहाँ पर बताएंगे? हाँ, ये वो यहीं पे यहाँ खिड़की के पास खड़ा रहता था और पापा अंदर दीवार में लेटे रहते थे और घंटों उससे पापा बात करते थे और वो सिर्फ सुनते रहता था। और पापा के जाने जिस दिन पापा को ले जाया जा रहा था उस दिन भी वो पूरा दरवाजा को धक्का मार के सब लोगों को हटा करके वो पापा के पास चला गया था और बहुत देर तक वहीं खड़ा था। बहुत मुश्किल से उसको बाहर निकाला गया था और फिर उसके बाद में उसे 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया था और पापा के जाने के 15 दिन के बाद में फिर वो भी नहीं रहा। और उसी तरह बिल्लियाँ भी पापा ने पाले थे, डॉग थे घर में, तो बहुत प्रेमी थे। एक बहुत बड़ा सांप भी था जो पीछे रहता था, उसके लिए मच्छी रख देते थे तो वो आके खाता था।
दोस्तों, सच तो यह है कि प्रेम साइमन का पूरा जीवन राग द्वेष से ऊपर था। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि जो कुछ वे लिख रहे थे उसके लिए उनके परिवार को कभी तगड़ी रॉयल्टी भी मिल सकती है। वे लिखते थे और लिखकर फेंक दिया करते थे। वे हमेशा कहते थे, जिस रचना को पढ़कर जनता के दिमाग की नसें ना तड़के, जनता की मुट्ठियां ना भींचे, वह रचना बेकार है, और जो रचना बेकार है उसे कूड़ेदान में ही फेंक देना चाहिए। साइमन जब तक जिंदा थे, उनके घर के बाहर उन्हें देखने और उनकी राइटिंग का एक टुकड़ा पाने के लिए लोगों का हुजूम लगा करता था। लेकिन उनके जाने के बाद वही सब कुछ हुआ जिसे जमाने का दस्तूर कहा जाता है। बड़े बड़े मंत्री आते थे, कभी नाम नहीं लेना चाहता मैं, बड़े बड़े मंत्री, क्या बोला जाए, मतलब यहाँ छत्तीसगढ़ के टॉपर, और एक से एक आश्वासन देते थे कि तेरी लड़की की नौकरी दे देंगे, तेरे उसके नौकरी दे देंगे। आज की स्थिति उसके घर की क्या है इसको कोई नहीं जानता। आज कोई व्यक्ति उस घर में जाता नहीं। अभी उनकी मिसेस का मतलब देहांत हुआ, कोई नहीं था। वही है ना, आज के युग में वही है, उगते सूरज को सब प्रणाम करता है। कलाकार था, चला गया, दुनिया छोड़ गया। दोस्तों, प्रेम साइमन अपनी शर्तों पर जीने और लिखने वाले एक कामयाब राइटर थे। संघर्ष की भट्टी में तपे हुए साइमन ने अपनी पूरी जिंदगी में अपने मन का काम किया। यह अलग बात है कि उन्होंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। नकार शब्द जैसे उनकी डिक्शनरी में शामिल ही नहीं था। साइमन उस महफिल को भी इनकार नहीं कर पाए जिसने कभी अच्छे खासे गुरुदत्त को एक अवसादग्रस्त गुरुदत्त में बदल डाला था। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के किसी भी स्वनाम धन्य लेखकों को इस बात का रस हो सकता है कि उनका काम साइमन की तरह क्यों नहीं है। वे साइमन की तरह लोगों की जुबान पर क्यों नहीं चढ़ पाए। साइमन ने अपनी कलम को हथियार बनाकर लिखा और खूब लिखा, और अंतिम समय तक के अपने हथियार को भोतरा नहीं होने दिया। अपनी मौत से कुछ दिन पहले जब रंगकर्मी श्रवण उनसे मिलने के लिए अस्पताल गए थे, तब उन्होंने कहा था, श्रवण, लगता है सरस्वती मुझसे रूठ गई है। अब मैं सरस्वती को कभी मना नहीं पाऊंगा। ऊब और उबट्टन के चक्कर में फंसे हुए सृजनहारों को शायद यकीन ना हो, लेकिन मुझे यकीन है कि एक रोज बाजार और सत्ता के कोठे में बैठे हुए लेखकों की टोली से इतर कोई एक बिरादरी आएगी और साइमन का सही मूल्यांकन करेगी। साइमन अभी जिंदा है, साइमन अभी लोगों के दिलों में जिंदा है। यह बात मैं पूरे यकीन के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मेरा यकीन है वही साइमन की बेटियों का भी यकीन है। जब बचपन में हमसे बात करते थे तो छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हमको कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करते थे जो हम समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो इतनी ऊंचे स्तर की बात करते थे। और जब उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, उस वक्त जब उनकी एक नाटककारी जो उन्होंने सिनेमा में बनाया था वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि उसको बम्बई स्टाइल में बनाया गया था, उसमें कुछ फेरबदल किया गया था। तो इससे उसके फ्लॉप हो जाने से पापा बहुत आहत थे और वो कहते थे कि बेटी, मेरी कारी मर गई, मैं उस कारी को फिर से ज़िंदा करूँगा। तो उन्होंने दुलारी लिखना शुरू किया। कारी किरदार को उन्होंने दुलारी के रूप में ज़िंदा करने की जो उनकी आखिरी रचना थी। तो उन्होंने जब उसको लिखना शुरू किया उस वक्त उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। तो उस वक्त वो लिखते जाते थे, उनके हाथ कांपते थे, वो लिख नहीं सकते थे, तो वो बोलते जाते थे, मैं लिखती जाती थी। तो उन्होंने जिस तरह भी उसे पूरा किया, लेकिन उसको देख नहीं पाए। जब लाइट एंड साउंड की जो पहली प्रस्तुति थी, जब रिसाली में उसको उनके जन्मदिन के दिन प्रस्तुत किया गया, तो मैंने देखा कि पूरा मैदान पूरा लोगों से भरा हुआ था। एक एक डायलॉग में लोग तालियां मार रहे थे। उस दिन मैंने देखा कि कारी कैसे दुलारी के रूप में जीवित हो गई थी। तो जो एक क्रिएटर का काम होता है, जो एक राइटर कर सकता है कि एक अपने किरदार को मार भी सकता है और उसको जिंदा भी कर सकता है, तो उसी प्रकार जो वास्तव में गॉड का काम है मैंने अपने फादर के क्रिएशन में देखा। तो जो एक व्यक्ति ना होकर विचार बन जाए, वो कैसे मर सकते हैं, वो तो हमेशा अमर हो जाते हैं। और भगवान ला सुरता करे तो देखियो हड़िया हाथ टिप टिप ले भर गए। सिरतोन बेटी, हाँ दाई, सिरतोन खात हो। सिरतोन बेटी, सिरतोन काका। राजीव,
कि अपन हरियल पथरा मरा रहे। हो काका। कहाँ है वो पथरा? खार में हवे। चल तो तहु चल वो और हरियल घलू धर लेबे।